म्यूज़िक ओएसिस में आपका स्वागत है। यह ओएसिस मोमेंट की एक अनोखी पहल है। अगर आपको अर्थपूर्ण संगीत पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ बात ट्रेनिंग, तकनीक या परफॉर्मेंस की नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं गहराई से सुनना। शोर भरी दुनिया में म्यूज़िक ओएसिस एक शांत ठहराव है। यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, समझे और महसूस भी किए जाते हैं। हम संगीत के भीतर छुपी कविता, भावना और विचारों पर बात करते हैं। यहाँ मार्गदर्शक कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक सजग श्रोता है। कुछ ही मिनटों में हम चाहेंगे कि संगीत सिर्फ अच्छा न लगे, बल्कि आपके भीतर कुछ बदल दे। म्यूज़िक ओएसिस, संगीत जो प्रेरित करे, सुनना जो रूपांतरित करे। अक्सर हम महान कलाकारों को एक खास दायरे या स्टीरियोटाइप में बांध देते हैं, जैसे सचिन देव बर्मन मतलब कम साजबाज वाले लोक संगीत और क्लासिकल के उस्ताद, और आर.डी. बर्मन मतलब वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन और मॉडर्न स्टाइल के जादूगर। लेकिन आज हम इस धारणा को तोड़ने वाले हैं। 65 to 75 ये जो दौरा है 10 साल का, जो एक तरह से देखो तो सचिन दा का लास्ट 10 ईयर्स है, ठीक है। और पंचम पीक पे आ रहा था। 75 वॉज ऑलमोस्ट पीक। शोले है, बहुत सारी मूवीज है, कुदरत है, ये बहुत सारी मूवीज उस अरसे में आई। तो दोनों की सफर काफी अच्छी चल रही थी। दोनों ने इस दशके में बहुत सारे ऐसे मूवीज कंपोजिशन दिए गाने के, जो बहुत फेमस हुए, जो बहुत अच्छे थे। तो ऐसा होता है कि बाप कबूल नहीं करेगा कि मैं भी बेटे से कुछ सीख सकता हूं, तू मुझे कौन सिखाने वाला। लेकिन जो टैलेंट होती है वो एक दूसरों को इंस्पायर किए बिना रह नहीं सकती, ठीक है। तो राहुल ने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी, बगावत शुरू कर दी थी, म्यूजिक से शीर्षासन कराना शुरू कर दिया था, वो सब चालू कर दिया था। और पिताजी देख रहे थे, थोड़े हिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने उसको रोका नहीं, सिर्फ याद दिलाते रहे कि बेटा कभी मत भूलना कि तू किस नदी से निकला है, तेरी बुनियाद क्या है, उसको कभी मत भूलना। बस, और कुछ नहीं बोलते थे वो। तो अब राहुल कहता है आगे जाके, बाबा सच बोलो, आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो मैं करता था? बाबा कह के ऐसा क्यों बोल रहे भाई? पता नहीं, कुछ गाने आपके ऐसे हैं कुछ आखिरी सालों के, जो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी बनाता ऐसा, और आप ऐसे कैसे ये जोर शोर वाले गाने बनाने लग गए। 1969 में आराधना मूवी रिलीज हुई। सो 1968-69 में जब मूवी बन रही थी, तभी सचिन दा बीमार पड़ गए, ओके। और आराधना की काफी सारी कंपोजिशन है वो राहुल ने की थी। तो दोनों का कुछ ऐसा एक्सचेंज तो चल रहा था। राहुल मदद कर रहा था अपने बाबा को, और बाबा धीरे से कुछ इंस्पायर होके अपने म्यूजिक में कुछ कुछ इवॉल्व करते थे, जो हमको, जिसमें राहुल देव बर्मन की छाया लगे। अब ये सब मेरे इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जिंदगी में भी ऐसा होता ही है। जो एक आर्टिस्ट होता है उसको हमेशा
दूसरा जो ओरिजिनल आर्टिस्ट होता है वो इंस्पायर करता ही है, एक्सपोजर होता है तो उससे हमारा इवोल्यूशन होता है, क्यों ना हो। और म्यूजिशियन सुनने वाले होते हैं, जो संगीत का सर्जन करते हैं वो खुद बहुत अच्छी तरह से सुनने वाले होते हैं, तो उनको भले संगीत बिल्कुल विरुद्ध प्रकार का हो तो भी उसकी जो खूबियां होती है वो तो देखी जाती है। तो राहुल ने कहा कि बाबा आप बोलो तो मैं एक गाना सुनाऊं, आप बताइए मुझे, सच सच बताना कि क्या उसमें मेरा कुछ इंस्पिरेशन था, मेरी स्टाइल का इंस्पिरेशन था, आपने ऐसा गाना बनाया। अब चलते हैं सचिन दा की एक ऐसी रचना की ओर जिसमें भारतीय ऑर्केस्ट्रा का भव्य रूप तो है ही, साथ ही इसमें पंचम दा की शैली वाली रिदम्स का भी जादू है। वैसे क्या आप जानते हैं कि तबला सिर्फ ताल के बोल ही नहीं बल्कि स्वर भी पैदा कर सकता है? तबले की इस छोटी सी झलक को देखिए और बताइए, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा गाना है? ज्वेल थीफ, सचिन दा का एक अलग अंदाज। अगर आप इस गाने को धुन सुनते ही पहचान गए हैं तो यकीनन आप रेट्रो म्यूजिक के सच्चे दीवाने हैं, या फिर आपका बचपन 60 के दशक की सुनहरी यादों से भरा है। ये फिल्म ज्वेल थीफ का वो सुपरहिट डांस नंबर है जिसे मजरू सुल्तानपुरी की कलम ने सजाया और लता मंगेशकर की रेशमी आवाज ने अमर कर दिया। तो बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, क्योंकि अब सचिन दा एक बिल्कुल अलग ही मूड में आ रहे हैं। पेश है एक ऐसा गीत जिसे सुनकर शायद आप अंदाजा लगाएं कि इसे पंचम ने बनाया होगा, लेकिन असल में ये उनके जीनियस पिता की एक ऐसी रचना है जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो चलिए बर्मन दा के इस मॉडर्न अवतार से रूबरू होते हैं। अनोखी है ये रे नाचो रे हे नाचो रे।
जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई रात काली नागन से हुई है जवान रात काली नागन से हुई है जवान हाय गया किसको डसेगा ये समा हाय गया किसको डसेगा ये समा देखो पीछे करके पग पे पायल करते आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगड़ाई होठों में हाँ होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई भूल जाए होगी बात तो दुहाई है दुहाई अरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई हो शालू ऐसे मेरा जाला साधन लहरा ऐसे मेरा जाला साधन लहरा अरे लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए अरे अब झुमका टूटे कि मेरी बिटिया छूटे अब तो बन के कयामत लेती हूँ अंगड़ाई होठों में हाय होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई खुल जाए वो भी बात तो तुम्हारी है दुहाई अरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई
होठों पे ऐसी बात, एक संगीतमय चमत्कार। वाकई, क्या ये किसी जादू से कम था? इस रचना की भव्यता देखिए। गाने के बोल शुरू होने से पहले ही इसमें लगभग 2 मिनट का शानदार संगीत है। होठों पे ऐसी बात को आप वापस गौर से सुने। यहाँ सचिन देव बर्मन ने एक बेहद शालीन और संयमित ऑर्केस्ट्रेशन रचा है। ये उनके जीनियस व्यक्तित्व की एक ऐसी झलक है जिसने सबको हैरान कर दिया था। इसमें लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी बुनियाद है, और फिर भी इसका ऑर्केस्ट्रा इतना आधुनिक और विस्मयकारी है कि आज भी ये उतना ही मजेदार लगता है। इतना लंबा, 2 मिनट पहले, 1 मिनट बीच में, 2 मिनट लास्ट में, धुनी बजती रहती है, ऑर्केस्ट्रा बजता रहता है। देखो, बीट ओरिएंटेड मूवी है, ये रिदम ओरिएंटेड मूवी है, तो इसमें ज़्यादातर बीट्स, अलग अलग प्रकार के ड्रम वही बज रहे हैं, और वो झुमका गिरा है गाना था, उसके प्रकार का एक गाना है। तो देखो, हर आर्टिस्ट कभी कभी अलग सा कहीं किसी से इंस्पायर होके बना लेता है। ऐसे बहुत सारे गाने नहीं हैं सचिन दा के। तो राहुल पूछ रहा था, बाबा सच बोलो, ये आपने बनाया था, सच बोलो। अब बाबा कुछ भी बोल सकते हैं, हमें पता नहीं है, ये खाली मैं इमेजिनेशन से बात कर रहा हूँ, बट हो सकता है तो बोले कि बेटा, तूने जो दिशा नई अपनी बनाई, तुम्हारे जो नए प्रयोग थे, उसमें से कई कई चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती थी, मैं तुमको बोलता नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव मेरे संगीत में भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर अब बाबा बोल रहे हैं कि तेरा तो ऑर्केस्ट्रा वाले सॉन्ग थे, तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा तुमको ये अच्छा लगा, तो इसके मुकाबले उसको चेकमेट करने के लिए तू क्या रख सकता है। अब देख, मेरी पूरी जिंदगी में तो तू शामिल था, लेकिन तेरी जिंदगी में तो मैं शामिल नहीं था, मैं तो 75 में गुजर गया। तो अब की बार मैं तुमको चॉइस देता हूं कि तू बता राहुल, कि तेरी जिंदगी का एक अच्छा, तुमने एक्सपेरिमेंटेशन किया हो, ये उनका एक्सपेरिमेंटेशन था, तो तू तो यही बचाता था, लेकिन तूने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया हो, ऐसा तुमने खुद किया था। जैसे मैं तुम्हारे तरफ से इंस्पायर हुआ, ऐसे तुमने कहीं से इंस्पायर होके कोई प्रयोग किया हो जो तुम्हारी खुद की स्टाइल से भी अलग हो, ऐसा तुमने कभी कुछ किया था। तो राहुल बाबा कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। क्या किया है? तो एक बार एक मूवी बन रही थी, तो मैं और नासिर साहब, नासिर हुसैन, आमिर खान के मामू, चाचा जी, वो एक मूवी बनाने वाले थे। हम लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, तो हम रात को एक पार्टी में गए। तो वो पार्टी की खासियत ये थी, आप लोगों को पता है, अब्बा करके एक बैंड था, ABBA, हाँ। तो हम लोग एक क्लब में गए थे जहां उनके गाने बज रहे थे। तो मैंने देखा कि गाने बजते हैं क्लब में, लेकिन रुकते नहीं है। 1 बजा, खत्म हुआ नहीं हुआ, दूसरा बजा, तीसरा बजा, चौथा बजा, 5वां बजा, और लोग डांस करते जा रहे हैं, लोग भी रुकते नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं था। तो मैंने बोला नासिर को, तो ऐसा कुछ हमारी मूवी में करना है तो मैं करूं, तो हाँ कर। तो उनको लगा कि चलो करते हैं, और उन्होंने हम किसी से नहीं, जो मूवी है जिसका एक को सॉन्ग हमने सुना, उसी की उनमें कंपटीशन उन्होंने क्रिएट की, एक पैरोडी डाली, और वो मेडली है, वो बहुत फेमस हो गई। इतनी तगड़ी म्यूजिकल मेलोडी है वो कि आप आफरीन हो जाओ। ये मूवी था 1977 में, और 1977 में मैं भी काफी समझदार कह सको ऐसी उम्र में पहुंच गया था, टीनेजर में था मैं, और मैं म्यूजिक के ईयर्स थे, मैं बहुत सुनता था,
और जब सुनता था तब रोंगटे खड़े हो जाते थे कि क्या बापू उसने म्यूजिक बनाया है। अब रुख करते हैं R.D. बर्मन के हम किसी से कम नहीं के मेडले की ओर। यहाँ ऑर्केस्ट्रेशन चुलबुला है, परतों से भरा और विशाल है, कई थीम्स, बदलते टेक्सचर्स और साहसी बदलाव। ये संगीत नहीं बल्कि खुद साउंड का एक जश्न लगता है। और फिर भी इन अंतरों के नीचे एक साझा सच छिपा है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है तू चांदनी कहाँ। लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से हो। दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। महफिल है तेरे कदमों में आ, दिल क्या महफिल है तेरे। दुनिया के बहारे तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए। हो जाने अता, हो जाने अता, जाने वफा तुझसे मैं फिदा। हो जाने वफा तुझसे मैं फिदा। हो दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ, दिल क्या महफिल है तेरे। दुनिया के बहारे तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए। हो जाने अता,
के ना हमारा, अमीरी है सितारा, गरीबी है एक खास। ये आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है, बस इतना जान ले तू। वो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। वो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे कर कोई चल गया। चलने दे, चलने दे, चल गया प्यार का जादू, चल गया हमसे कर कोई चल गया। चलने दे, चलने दे, तेरे लिए ज़माना, तेरे लिए और तू मेरे लिए। तेरे लिए ज़माना, तेरे लिए और तू मेरे लिए। तेरे लिए ज़माना, तेरे लिए और तू मेरे लिए। तेरे लिए ज़माना, तेरे लिए और तू मेरे लिए।
R.D. बर्मन। कहाँ विदेश घूम के आए, कहाँ देख लिया और क्या बना दिया। क्या देखा होगा भगवान जाने, लेकिन क्या बना दिया। मूवी में भी डाल दिया, मूवी भी हिट हो गया। इट वॉज अ म्यूजिकल मूवी, हम किसी से कम नहीं। वाह वाह वाह, क्या कमाल की रचनाएं थीं। इन्हें सुनकर भला किसका मन झूमने और नाचने को नहीं करेगा। दोनों जानते थे कि ऑर्केस्ट्रेशन साजों की गिनती नहीं, बल्कि भावनाओं की स्पष्टता है। दोनों जानते थे कि कब खुद को रोकना है और कब खुलकर खेलना है। दोनों ने हर साज को एक आवाज की तरह देखा, सिर्फ सजावट की चीज नहीं। एक ने कम से कम लकीरों में तस्वीर उकेरी, दूसरे ने उसमें चटक और जिंदा दिल रंग भरे। लेकिन दोनों ने ऐसा संगीत बनाया जो सिर्फ बजता नहीं, बल्कि सांस लेता है। दुनिया अक्सर उनके रिश्ते को दो विपरीत छोरों की तरह देखती है, पारंपरिक बनाम आधुनिक, आध्यात्मिक बनाम बागी। लेकिन उन्हें करीब से देखने वाले सच जानते थे, उनमें मतभेद थे। वे एक दूसरे के लिए चिंतित रहते थे। कभी कभी गलतफहमियां भी हुईं। फिर भी जब पिता बीमार हुए तो वो बेटा ही था जिसने आगे बढ़कर स्टूडियो संभाला, अरेंजमेंट्स पूरे किए और बिना किसी शोर के जिम्मेदारी उठाई। और जब सफलता ने बेटे को चारों तरफ से घेर लिया तो पिता ही उसके नैतिक केंद्र बने रहे, खामोश, चौकस और अडिग। ये दूरी के बिना अंतर था, बिना त्याग के तर्क था। अब हम पिता और पुत्र के इस अनोखे संवाद के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम गवाह बनेंगे उनकी उस महान विरासत के, उन गीतों के जो संगीत की दुनिया से कभी ओझल नहीं होंगे। तो चलिए इस सफर को मुकम्मल करते हैं 9वें और आखिरी भाग के साथ।